हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हमें पढ़ना है क्लास 10th का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम मैथ की दुनिया में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी आसान है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे। या छत से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा एक कार जा रही है, ठीक है ना, रोड पे कार जा रही है, आप छत से देख रहे हो तो इसको क्या कहेंगे, राइट। अगर ये छोटी छोटी बातें आप समझ गए तो इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कुछ जैसे साइन थीटा और टेन थीटा, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो साइन थीटा टेन थीटा में पूरा जो चैप्टर है वो घूम रहा होता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा और टेन थीटा की जो एंगल्स की वैल्यू है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री कितनी होती है, 45 की, 60 की, 90 की, राइट। इन वैल्यूज को एक बार रिकैप कर लेना। जिन बच्चों को एंगल्स याद नहीं है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो वीडियो है उसे गो थ्रू हो लेना। वहां पे मैंने आपको समझा रखा है कि कैसे टेबल फॉर्म करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पेशेंसफुली इस चैप्टर को पढ़ लेना। काफी आसान है, मैं बोल रहा हूं ना, काफी आसान है, मजा आ जाएगा। देखो कैसे, सपोज आप घूमने तो जाते हैं पेरेंट्स के साथ, तो मान लो कहीं भी आप माउंटेन्स देखने गए, राइट। तो मान लो कि ये रोड है और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे क्या हैं, माउंटेन्स हैं, ओके। अब इस माउंटेन को सपोज यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ, ठीक है ना। ये मान लो कि आपके प्यारे आकाश सर हैं, ये हैं आकाश सर, और हमारे बड़े भैया हैं अवधेश सर, राइट। ये भी हो गए आपके ए बी सर। अब बड़े भैया हैं, वो बड़ी पहाड़ को देख रहे हैं, इसके पिक को। तो जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए, राइट, ऐसे जो पिक को देखा जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहां से मान लो कि एक इमेजिनरी लाइन ले लो, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप किसी डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हो, राइट, इसके पिक को देख रहे हो, तो यहां से जो एंगल फॉर्म होता है इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और तुम्हारी आंखें यहां हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, तो ये चीज जो देख रहे हो ना, ये जो लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि आपके आंख से उसका पिक की जो दूरी है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया कि यहां पे ऐसे इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसको बोलते हैं एंगल, राइट। एंगल मैंने आपको समझा रखा है कि एंगल होता क्या है, राइट, कंस्ट्रक्शन में। तो यहां से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको आपने रेफरेंस माना, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो कि कितनी दूरी पे, मतलब आपका गर्दन कितना उठ रहा है, अच्छा उतने पिक पे, राइट। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लो ये आपके आकाश सर इस पहाड़ को देख रहे हैं सपोज, और इनका ये मान लो इस हाइट से देख रहे हैं सपोज, राइट। तो ये दोनों का गैप है ना, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लीजिए कि मान लो कि हम इस टॉप पे हैं, राइट। किसके टॉप पे, बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग है, राइट, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। यहां से एक रोड पास हुआ है और यहां पे एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, राइट। अगर हम छत से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस फुटबॉल को देख रहे हैं छत से, राइट, तो अब जरा समझना, इस रूफ मतलब छत से हमने देखा अगर इस बॉल को, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब हम ऊपर जब चीजें नीचे देखते हैं तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा, और जब नीचे से ऊपर देखते हो तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। दूसरा बात ऑब्जर्व करना, जैसे ये रोड था तो इसकी एक पैरेलल लाइन यहां आपको मानना पड़ेगा, राइट। तो एंगल इससे मेजर होगा, इसके रेफरेंस में, ये और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो यहां से आपको एंगल मेजर करना है। तो यहां मान लो जो एंगल आ रहा है थीटा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा था यहां से ऊपर की तरफ जब आप देख रहे थे तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब जरा समझना, अगर हम एक साथ कंबाइन कर लें इसको तो क्या करेंगे, जरा समझेंगे आप। इस तरह का एक इमेज माइंड में बना लेना, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ओके, जब हम इधर से देख रहे हैं, ऊपर से टॉप से देखोगे तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब आप नीचे से बॉटम से किसी टॉप को देखते हो, किसी टॉप को देखते हो, जैसे आपने टॉप से किसको देखा, बॉटम को, राइट, तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आप बॉटम से टॉप को देखते हो तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जरा समझना, जैसे मान लो कि एक पोल है, राइट, अब इन दोनों के बीच में कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री। तो इस पोल का हम टॉप देख रहे हैं और मान लो यहां पे एक टावर है, मान लो यहां पे एक टावर है। ओके, अब इस टावर के अगर तुम फुट को देख रहे हो, किसको देख रहे हो, फुट को, तो किससे मेजर कर रहे हो, इस पैरेलल लाइन के रेफरेंस एक लाइन लिया जाता है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करते हैं, राइट। तो अब इस पूरे जो मैकेनिज्म है, जो आपने समझा, दो चीजें, तीन चीजें समझी। पहला चीज समझा एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, और फिर क्या समझा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इन्हीं के हेल्प से आपके जो पूरे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी को फॉलो किया जाए तो इसमें 16 क्वेश्चंस हैं, राइट, एक ही एक्सरसाइज है, उसको आप देखेंगे क्वेश्चंस को फिल करते हुए। लेकिन फिर भी अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो आपको दो एंगल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, साइन थीटा और टेन थीटा, राइट। इसमें ही अगर आप इन दोनों को लर्न कर ले तो इन दोनों के जो वैल्यूज हैं, किसकी किसकी वैल्यू याद करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। इतनी वैल्यू आपको अगर याद है तो आप इजीली इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और आप इजीली सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे। तो चलिए आप नोट कर लीजिए जो भी आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। फिर हम बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि काफी आसान है। अभी आपने दो तीन चीजें समझ ली थी, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब उनका कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होती है, इस चीज को आप पढ़ोगे। और बहुत सारे बुक्स में इस चैप्टर का नाम दे रखा है हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। तो दोनों सेम ही चैप्टर है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो कवर हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ है, राइट। तो इसी चैप्टर का अदर नेम है हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is the tightly stretched and the tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ओके, ठीक है। अब इसको जरा समझते हैं क्या है, क्या रहा है। ये कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल, तो वर्टिकल क्या होता है जरा समझिए। जो इस तरह की चीजें अगर ऐसे खड़ी है, राइट, इसको वर्टिकल बोलते हैं। अगर मान लो कि ये तुम्हारा एक रोड है, इसके ऊपर एक खड़ा है, राइट, तो ये वर्टिकल है। और अगर इस तरह से है तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। इस तरह क्या होता है, वर्टिकल। ये पोज क्या है, वर्टिकल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। और इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है तो इसको बोलते हैं सेलेंट। क्या बोलते हैं, सेलेंट हाइट या सेलेंट लेंथ। अब कह रहा है कि वो वर्टिकल पोल है, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर है, समझ लेना, पहले इसका थीम समझ लो, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। ये कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, ओके। तो आपने एक पोल बना लिया, ये लो भैया, एक पोल हो गया, जो कि पोल कहीं ना किसी जमीन पे तो खड़ा होगा। ये जो पोल है कहीं ना कहीं जमीन पे ही होगा, राइट। तो इसको बेस मान लिया आपने। अब ये कह रहा है कि एक आपने रस्सी ली, क्या लिया, रस्सी, जिसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है। तो इस पोल के टॉप से उस रस्सी को बांधकर हम कहां तक ले आ रहे हैं, इस ग्राउंड लेवल पे, राइट। कहां पे ले रहे हैं, ग्राउंड लेवल, जहां पे पोल खड़ा है। तो इस ग्राउंड लेवल आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो सारी फंक्शंस होते हैं उसमें टेंट ऐसे लगते हैं, रस्सी उसी बांधना हो तो पहले क्या करते हैं, एक नेल जो होती है, कील जो होती है, उसको क्या करते हैं, गाड़ देते हैं जमीन में और उसमें रस्सी को बांध देते हैं। तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म हुआ होगा, राइट। अब ये कह रहा है कि जो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है।
कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। आपने देखा कि ग्राउंड लेवल से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितना दे रहा है? 30 डिग्री। और इसने ये दे रखा है कि इसकी जो लेंथ है, इस रोप की जो लेंथ है वो कितना है? 20 मीटर। और लेंथ इतना, जो ये रोप है ना इतनी टाइट है कि स्लैग नहीं है बीच में, ऐसा नहीं कि लूज है, ठीक है ना, बिल्कुल टाइट बंधा हुआ है। ओके, अब आपने देखा कि अगर ये वर्टिकली खड़ा हुआ है, किससे? इस ग्राउंड से, इस ग्राउंड से वर्टिकली खड़ा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये किस तरह का ट्रायंगल दिख रहा है आपको? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट, जिसमें ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल है ये हमेशा किसी किसके बीच में शिफ्ट होता है? बेस और हाइपोटेन्यूस, राइट। तो ये क्या हो गया? बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। क्यों हाइपोटेन्यूस? क्यों है ये? क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड है। आपको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल को आपने रिलेट कर लिया h, राइट। ये अभी हमें नहीं पता है, या पता है? नहीं पता है, तो इसको आपने मान लिया x। इसको क्या मान लिया आपने? x। अब कैसे इसको सॉल्व करोगे जरा समझते हैं। अब या इसको मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ लो क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कैसे करना है। आपको हाइट ऑफ द पोल निकालना है। तो आपको क्या क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूस दे रखा है और एंगल दे रखा है। एंगल जो है वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री। एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट है इसी को तो परपेंडिकुलर बोलोगे, हाइट ऑफ द पोल को, हाइट ऑफ द पोल, जिसको आपने क्या माना? h माना है। ओके, और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ अ रोप वो कितना है? 20 मीटर। ये आपको गिवन है, जो कि आपके लिए क्या है? हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है। ओके, तो आपने देखा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये दो चीज आ गई। तो P और H का रेशियो किस एंगल के फॉर्म में आता है? तो आपको याद आएगा कहीं ना कहीं, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल। जिनको याद नहीं होगा जाके देख लेना भाई, वीडियो समझ में आ रहा होगा। और जो बच्चे काफी दिनों से जुड़े हुए हैं कंसेप्ट वाले के साथ, उन्हें पता होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, राइट। तो पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल। तो P/H जो रिलेशन होता है किसके बीच का होता है? साइन थीटा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो बात हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है? साइन थीटा के बारे में बात हो रही है, जो कि P/H होता है। ओके, तो अब क्या करना है? यहां पे दे रखा है साइन 30। तो आप यहां पे अप्लाई करोगे एंगल थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री। तो यहां पे आपने अप्लाई कर दिया साइन 30। P को क्या माना था? हाइट ऑफ द पोल, तो इसको h, और कैपिटल H क्या माना आपने? लेंथ ऑफ अ रोप, वो कितना है? 20। तो ये हो गया 20। ओके, अब साइन 30 की वैल्यू, अगर ये वैल्यूज याद नहीं है ना, फिर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, गड़बड़ होंगी। आपको पता होगा कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2। तो आपने इसको अप्लाई कर दिया, यहां पे आ जाएगा 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? h/20। इस 20 को इधर रिप्लेस कर दो, 20 इंटू 1/2 इक्वल टू h। यहां से कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 10 मीटर इक्वल टू h। तो यहां से आप लिख सकते हो हिंस, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल या सिर्फ पोल इज 10 मीटर। ये आपका आंसर है, राइट। आप थोड़ा सा एज्यूम भी कर सकते हो। देखो मैंने तो समझाने के लिए ऐसा रखा आपको, आप ऐसे करोगे, बोर्ड में कैसे लिखाओगे? लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर, आप एज्यूम करोगे, ठीक है ना। उसके बाद से लेंथ, फिर आप लिखोगे गिवन। ये गिवन क्या क्या दे रखा है? एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 20 मीटर। फिर ये अप्लाई कर दोगे साइन थीटा इक्वल टू P/H, यानी कि हाइट ऑफ द पोल ओवर हाइपोटेन्यूस, राइट। और इसको सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। होप सो क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? अ ट्री ब्रेक्स due to the storm and the broken part is the bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle of the 30 degree with it. Okay, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay, ठीक है। अब कहानी का थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं, क्या कह रहा है कहानी। जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड लेवल है, ये क्या हमारे पास ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री था। ओके, ये ट्री
आंधी के कारण क्या हो रहा है, टूट रहा है। स्टॉर्म आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, देखा आंधी आया बहुत अच्छे तरीके वाला, और इतना फोर्सफुली आंधी आया, हवा आया, इधर से क्या आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, राइट। स्टॉर्म ने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक किस प्रकार से कर रहा है ये समझना। ये जो टोटल ये हमारा ग्राउंड लेवल था, ये पेड़ का एक पार्ट हो गया, ये दूसरी पार्ट हो गई, राइट। जो यहाँ से क्या है, ब्रोकन पार्ट है। ये पेड़ इस तरह से टूटा और इस तरह से ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है। होप सो ये क्लियर होगा आपको, ओके। आंधी आया, ये जो पेड़ खड़ी थी, आंधी ने इस पेड़ को क्या कर दिया, यहां से तोड़ के इसको जो टूटा हुआ पार्ट था वो बेंड कर दिया, और जो बेंडेड पार्ट है वो ग्राउंड लेवल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ग्राउंड लेवल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ओके। तो आपने देखा जब भी कोई चीज वर्टिकली खड़ी होती है ग्राउंड लेवल से, तो उनके बीच का जो एंगल हमें होता है वो हमेशा और हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये तो परम सत्य है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। माना कि ये जो हाइट थी टोटल किसकी, ट्री की, वो हमने मान ली h, ओके। अब इसके दो हिस्से हो रहे हैं, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला। तो इसको मान लो h1, और इस पूरे हाइट को जो यहां से यहां तक बचा इसको मान लो h2, ओके। तो ये दोनों हाइट हो गए, एक हो गया h1 और एक हो गया h2। तो यानी कि जो अगर हमें हाइट निकालनी है, क्या लास्ट में कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो यानी कि हमें ये h इक्वल टू क्या निकालना होगा, h1 प्लस h2। तो हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को, होप सो, ओके। तो इस पूरे पार्ट को हमने क्या माना है, h1। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है इसको हमने माना h1, और ये जो बेंडेड पार्ट है जो यहां से इसको टच कर रहा है, इस पूरे पार्ट को यहां से यहां तक का जो पार्ट है इसको हमने क्या माना, h2। क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन में देखना है, क्या डाटा कह रहा है कि फुट ऑफ द ट्री, ये जो पार्ट होती है ना जो खड़ी है इसको हम बोलते हैं फुट। फुट ऑफ द ट्री पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब इस ग्राउंड को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, तो इसके फुट से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। अब क्वेश्चन का थीम समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्वेश्चन समझना बड़ी बात है। एक बार अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे भाई। देखो कैसे, अब यहां बेस दे रखा है और हमें h1 निकालना है, और इन दोनों के बीच की एंगल दे रखी है, वो कितना है, 30 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो के अंतर्गत आता है, tan थीटा के अंतर्गत। तो यहां जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, tan थीटा अप्लाई होगा। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखोगे आप tan 30, यहां पे लिखोगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल, राइट। तो यहां से p बाई बी आ गया। तो यहां पे अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो यहां पे tan 30 इक्वल टू क्या होगा, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, h1। तो आपने रखा h1 ओवर, यहां जो बेस है वो कितना है, 8। तो यहां पर रखा आपने 8। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखो, वहां से याद हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 ओवर ऑफ √3 इक्वल टू h1 ओवर 8, ओके। इस 8 को इधर आपने ट्रांसफर कर दिया तो हो जाएगा 8 √3 इक्वल टू h1। हमारा आंसर हो गया क्या, नहीं। आपने देखा है कि अभी आपको डाटा सिर्फ h1 की मिली है, अभी किसकी और तलाश है, h2 की तलाश है। वो कैसे निकालोगे, तो कहीं ना कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, h1 पता है और ये पता है, तो h2 कैसे निकालेंगे, ये हाइपोटेन्यूस हो गया ना। तो आप इसको ऐसे निकालोगे, h2 का होल स्क्वायर इक्वल टू h1 का होल स्क्वायर, h1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, तीनों में रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। तो अब h2 निकालना है हमें जी, ओके सर। h2 का जो होल स्क्वायर हो गया, हो जाएगा h1 का होल स्क्वायर। तो h1 कितना है, 8 ओवर √3 इसका होल स्क्वायर प्लस जो बेस है वो कितना है, 8, तो इसका होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, h2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 ओवर 3, और यहां से हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, यहां तक आंसर आ गया क्या, नहीं अभी नहीं आया आपका। सोचो कैसे आएगा, h2
का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 64 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आएगा 1/3 + 1, राइट। यहाँ से h2 क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 + 1 4/3। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो अब h2 निकालनी है, अब जरा समझ लेना h2, तो h2 कैसे निकालोगे, 64 × 4 है अंडर रूट में 64 × 4/3, तो 64 का क्या बाहर आएगा 8, अंडर रूट 2 से जब अंडर रूट में 4 है उससे जब बाहर जो निकलती है डाटा वो कितनी आती है 2, ओवर क्या हो जाएगा √3, तो यानी कि हो गया 16/√3। तो क्या सर ये आंसर यहां तक सही है? नहीं, इसको रेशनलाइज कर लो। तो जो h2 की वैल्यू होगी, चाहे सर छोड़ दो h2 इतना ही रहने दो, चलो आगे समझते हैं। हमें क्या निकालना था h, तो h की वैल्यू क्या है h1 + h2। h1 तो डाटा आया है वो कितना है, h1 आपका आया है जो ये हाइट है टोटल वो कितना है 8 √3 प्लस 16 √3। तो यहां से जो h की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी √3, और यहां से अगर लाइक फ्रैक्शन है तो दोनों जुड़ जाएगा, 8 और 16 कितना होता है 24। इसको रेशनलाइज कर दो तो ये कितना हो जाएगा 24 × √3 और √3 चलो ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर कहाँ से हवा में उड़ा रहे हो नहीं उड़ाया जाए बेटा। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो इरेशनल नंबर है उसको रिमूव करना, राइट, वो रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो ये √3 था, √3 × √3 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दो तो क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो आपकी हाइट निकल के आएगी, जो h की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है 24 √3, और √3 × √3 कितना होता है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24। तो जो हाइट है वो कितना आ गया 8 √3। किस चीज में होगा मीटर में, क्योंकि लेंथ किस में दे रखा है मीटर में, तो पूरा जो हाइट होगा वो किस में होगा मीटर में। यूनिट लिखना ना भूले एग्जाम में, टीचर्स चाहे तो आपके मार्क्स काट सकता है, राइट, तो आप उसको जरूर ख्याल रखें। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका आंसर जो टोटल जो पेड़ की जो टोटल लंबाई थी वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 8 √3 मीटर, इतना लंबा पेड़ था। नोट कर लो। चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान है, पढ़ने में टाइम थोड़ा चला जाएगा, वीडियो थोड़ा लेंदी होने की संभावना है। क्या कह रहा है, अब कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of the 1.5 meter and inclined at an angle of the 30 degree to the ground, whereas for the elder children. देखो यहाँ पे एल्डर मतलब क्या होता है समझ रहे हो ना, जो बड़े हों, बड़े बच्चों के लिए बात कर रहा है। चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ द 3 meter एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ द 60 degree टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ओके चलिए, तो 2 तरह के आपको झूले लगाने ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में, जिसमें 5 साल के कम बच्चों के लिए और एल्डर बड़े बच्चों के लिए, राइट। तो पहले केस समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये मान लो ग्राउंड लेवल है और यहां से बिलो 5 years के बच्चों के लिए बात की जा रही है। तो यहां पे इनका एक झूला है, राइट, ये मान लो इन्होंने झूला लगा दिया जिसकी हाइट दे रखी है उन्होंने 1.5 मीटर। कितनी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। अब इसका जो टॉप है वो ग्राउंड लेवल से इंक्लाइंड हो रहा है, कितने एंगल से 30 डिग्री से। कितने एंगल से हो रहा है इंक्लाइंड 30 डिग्री से। अब ये एल्डर बच्चों के लिए बात की जा रही है, तो एल्डर बच्चों का जो झूला लगा हुआ है वो कितने की है, बोल रहा है कि वो उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है, मतलब इनसे 2 गुना बड़ा है वो हो गया 3 मीटर लेंथ होगी उसकी। लेकिन जो उसका इंक्लाइंड है वो कितने का है, वो ग्राउंड से बिल्कुल स्ट्रेट होता है, देख लेना थोड़ा सा एरर हो गया है, एरर की कोई संभावना मत छोड़ना। वो कितने का है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब इन्होंने बोला है What should be the length of the slide in each case? स्लाइड मतलब जैसे बच्चे यहाँ से चढ़ रहे हैं, यहाँ चढ़े और यहाँ से झूले इस तरह से आ रहे हैं स्लाइड करते हुए, फिर यहाँ पे बड़े बच्चे चढ़े और यहाँ से वो झूला झूल रहे हैं इस तरह से स्टेप, मतलब वो स्लैंट। मैंने पहले समझाया था आपको कि ये जो होता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, राइट, ये जो हो गया ये वर्टिकल हो गया, राइट। और ये इनके बीच में कोई सा भी एंगल, मतलब कोई सा भी लाइन लाई करे, जैसे मान लो कि अगर ये हॉरिजॉन्टल था, अगर ये ऐसा हो गया, राइट, तो इसी को हम बोलते हैं स्लैंट। क्या बोलते हैं स्लैंट। तो
तो अभी जनरली जो बात की जा रही है ना कि झूले की जो ये बच्चे यहाँ से झूल रहे हैं, राइट, यहाँ से झूलते हुए यहाँ तक आ रहे हैं, राइट, मतलब यहाँ पे स्लाइड करते हुए आ रहे हैं, तो इसकी हाइट कितनी है, मतलब इसकी लेंथ निकाल लो, इसकी लेंथ निकाल लो। तो काफी आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे, बहुत ही आसान है। आपने मान लिया कि इसकी ये जो इसको निकालना है और इसको निकालना, ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करोगे, इसमें आगे बढ़ते हैं, होप सो केस क्लियर होगा, ठीक है ना। अब ये वर्टिकल है तो यहां 90 डिग्री होगा और यहां 90 डिग्री होगा, ये जज करने आपको आना चाहिए। और दूसरी बात क्या जज करनी है, मैंने आपको बोला था कि अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ साइन और टेन में चल जाएगा, राइट। अब देखो यहां पे परपेंडिकुलर दे रखा है, निकालना क्या है तुम्हें, हाइपोटेन्यूज तो निकालनी है। तो ये किसके अंतर्गत में आता है, ये आता है साइन थीटा के अंतर्गत में, राइट। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वहां से आप अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो यहां पे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि इसकी हाइट मान ली आपने h1 और इसकी हाइट मान ली h2, जो लेंथ है, राइट, लेंथ मान लो L1 L2 आपकी चॉइस है, या इसको x मान लो, इसको y मान लो। देखो ये वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल आप अपने मन से रिलेट कर सकते हो, जो भी आप रिलेट कर रहे हो उसको आप मेंशन कर लेना, ठीक है ना। लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड बी x मीटर, लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर स्टूडेंट्स या एल्डर चिल्ड्रन बी y मीटर, ये आपके ऊपर है, राइट। इतना आप क्लास 10th में इतना स्टेटमेंट तो आप खुद भी लिख सकते हैं, हमें थीम समझाना, आप थीम समझने की कोशिश करें। तो हमने देखा यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है और एंगल दे रखा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम साइन थीटा अप्लाई कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो कितना दे रखा है 1.5 मीटर। अभी 1.5 भी लिखो, थोड़ी देर के लिए लास्ट में मेंशन कर लेंगे। और जो इसका क्या दे रखा है हाइपोटेन्यूज, वो कितना दे रखा है x। तो यहां से साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो जाएगा 1.5 ओवर x, इसको मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी कि जो 5 साल के बच्चे हैं, राइट, जो उनसे छोटे थे, बिलो 5 इयर्स चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड करने की जो उसकी लेंथ है ना, स्लाइड जिस झूले पे वो स्लाइड कर रहे हैं उसकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 3 मीटर के बराबर आ रही है। अब फॉर एल्डर स्टूडेंट्स के लिए निकाल लेते हैं या एल्डर चिल्ड्रन के लिए। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर सेम वही कंडीशन है, राइट, हमें सिर्फ इसकी लेंथ लगानी है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे भी साइन का ही अप्लाई कर आप इस एप्लीकेशन से क्या निकाल सकते हो, इसकी हाइट या इसकी लेंथ निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे अप्लाई करोगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3 मीटर, और जो ये स्लाइड है ये तो हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो ये कितना हो जाएगा y। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद हो अगर आपको तो जल्दी बताइए कितनी होती है, नहीं याद है कोई बात नहीं। देखो मैं फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ फटाफट, क्योंकि बार बार आपको प्रॉब्लम होगी। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, देख लेना भैया, वीडियो देख लेना कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, वरना बहुत परेशान रहोगे। इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है हाफ, इसकी वैल्यू होती है 1 ओवर √2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कह रहा है √ साइन, ये देखो 1 मिनट इससे गोला कर लेने दो, साइन 60, तो साइन 60 पे किसकी वैल्यू रिप्लेस करोगे √3/2, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी √3/2, तो यहाँ पे अपने अप्लाई कर दिया √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ओवर y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 = 6 और ये डिवाइड होगा √3, तो इसको रेशनलाइज कर दोगे √3 ओवर √3, तो यहाँ से जो y की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 √3/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = तो यहाँ जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2 √3 मीटर। यानी कि जो बड़े वाले बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड करने वाली जो आपका वो है प्लेन है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 2 √3 मीटर, ये आ रहा है 2 √3 मीटर, और ये जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कितना आ रहा है 3 मीटर, राइट। देखो बच्चों की स्लाइड ज़्यादा बड़ी रखी गई है कि ज़्यादा इंजॉय करें वो, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है, समझ लेना क्या कह रहा है। The angle of elevation of the top of the tower from a point on a ground which is 30 meter away from the point of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Okay.
होप से क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा। अब जब मैंने आपको दो बातें समझाई थी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके आपसे क्वेश्चन कैसे होगा जरा समझना। कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, टावर है। ओके, तो टावर कैसा होगा समझ लेना जरा। सपोज एक कंडीशन हो गई टावर की, आप सभी ने टावर तो देखा ही होगा ना भैया, जियो का टावर देख लो, एयरटेल का देख लो, किसी का टावर देखा ही होगा आपने। यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, रेड लाइट लगी रहती है कि कोई हेलीकॉप्टर क्या हो ना उससे टक्कर ना खा जाए। अब ये कह रहा है कि ये हमारे पे ग्राउंड लेवल है, क्या हमारा ग्राउंड लेवल। क्या कह रहा है कि 30 मीटर अबे फ्रॉम द फुट। अब देखो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले इसको समझते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है ग्राउंड लेवल पे, ये जो कोई पॉइंट P है, सपोज मान लो कोई पॉइंट P है, वो इसके फुट से कितने दूरी पर है, इसके फुट से कितने दूरी पर है, 30 मीटर अबे। तो ये हो गया 30 मीटर। आपको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। तो आप देखो एप्लीकेशन, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको टावर की हाइट मेजर करनी है, सर लेंथ ही तो है हाइट, हाँ जी, तो आप इंची टेप ले लिए, ठीक है ना, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लिए जिसे आप मेजर करने चल लिए। आप उसको धागे से मेजर कर रहे हो, सर इतनी बड़ी लंबाई है, ऐसे नहीं करते। आप मान लो कि माउंटेन को मेजर कर रहे हो, तब तो हो गई, पूरी जिंदगी निकल जाएगी हमारी मेजर करते करते। डेप्थ निकालना है, वैलीज की डेप्थ निकालनी है। तो एप्लीकेशन जो है, मतलब इसका चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इजीली उनके हाइट्स को, डिस्टेंस को, इस चीजों को मेजर कर पाते हो, राइट। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने हाइट को क्या मान लिया, एच। आप कितनी दूरी पे खड़े हो, 30 मीटर पे, 30 मीटर की दूरी से खड़े हो, राइट। और कितने डिग्री के एंगल से देख रहे हो उस पूरे टावर को, 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहे हो। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप इसकी हाइट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप कैसे प्रोसीड करोगे, आप इसको एज्यूम करोगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। आपने क्या बोला, जो टावर की हाइट है वो कितनी है, h मीटर है। ओके, अब आगे समझते हैं। यहां पे परपेंडिकुलर और बेस हो तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाना है आपको, या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे। तो आपको पता चला होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हम tan थीटा अप्लाई कर दें तो हमारे ये दोनों डाटा का यूज हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनकी वैल्यू जरूर याद कर लें। तो यहां से क्या आएगा, tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू हाइट परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि h/30। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब यहां अगर याद नहीं है तो फंसोगे आप। tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री। देखो मैं बार बार आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जाकर इनका एंगल फॉर्मेशन जरूर सीख लें, राइट। वो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इनके एंगल्स का टेबल याद नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप फंसोगे, ठीक है ना। तो tan 0 कितना होता है, देखो एक और वहां समझाया गया है आपको कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा होता है, दोनों का रेशियो। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो उसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3। tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 क्या होता है, अब sin थीटा तो 1 हो गया, और cos जो 90 होता है वो कितना होता है, 0। sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, राइट। यहाँ पे क्या आपको अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है tan 30। अब हम tan 30 के पास जाएंगे, कितनी वैल्यू है भैया उसकी, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो tan 30 में आप अप्लाई करोगे 1/√3 इक्वल टू h/30। इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू h। ये क्या थी, हाइट ऑफ द टावर। आंसर आ गया क्या, बिल्कुल नहीं, आपको इसको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, ओके, याद रखें। तो यहां से लिखोगे h इक्वल टू 30/√3। रेशनलाइज करने का मतलब है कि आप इसी के जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर नीचे क्या कर दो, उसको प्रोडक्ट कर लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/√3, और √3 × √3 कितना होता है, 3। 3 बन जाए 3, और यहाँ से हो जाएगा 10। तो ये कितना आ रहा है, 10/√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, 10/√3 मीटर। ये इसकी हाइट है।
नोट कर लो भैया, नोट कर लो। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा पढ़ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक एक लाइन समझ लेते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे समझना है। ठीक है, तो ये मान लो कि कोई काइट है, ओके ना, कोई काइट मतलब एक काइट है, राइट। ये जो है ये काइट है, ये कितने 60 मीटर अबव द ग्राउंड, और यहां कहीं ग्राउंड होगा स्ट्रेट बिल्कुल, इससे 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ वो कितनी है, 60 मीटर, ओके। और इनके बीच में हमेशा एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री, यानी कि 60 मीटर की दूरी पे ये कहां से, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग जो है वो उड़ रहा है। The string is attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. यहां तक क्या मतलब है, अब देखो पतंग उड़ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई धागा बंधा होगा, राइट। उस धागे को अगर हम जमीन से जोड़ दिया जाए, राइट, तो यहां से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो रहा है, यानी कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कहने का मतलब है कि ये जो रस्सी है या जो धागा है, इसमें थोड़ा सा भी लूजनेस नहीं है, बिल्कुल वो टाइट है, ओके, बिल्कुल टाइट है। अब लूजनेस होगा तो उसकी लेंथ मतलब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो उसमें कर्व बन जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर इस तरह से हो, राइट, या इस तरह से धागा हो, या धागा इस तरह से हो, तो इन सब की लेंथ निकालने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो ये यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करोगे स्ट्रेट में, तो सभी सेमी सर्कल के फॉर्म में हो रहे हैं, इसका कर्व निकालो, फिर इसका कर्व निकालो, सब। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इतनी समस्या को हटाने के लिए, मतलब ये प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए बताया गया कि जो इन धागे के बीच में ऐसा कोई भी लूप्स नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। बिल्कुल वो क्या है, स्ट्रेच्ड है, बिल्कुल उसमें स्लैक नहीं है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं क्या कह रहा है। तो अब आपको इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहां पे दे रखा है परपेंडिकुलर, और हमें ये हाइपोटेन्यूस निकालनी है, और यहां एंगल दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हमें किसकी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस ही तो है, तो यहां से अप्लाई कर दो। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 60 ओवर हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको लिख दो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो धागा आपने बांधा है। साइन 60 मैंने अभी याद कराया था, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे √3/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 60 ओवर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको L मान लो, अपॉन L, ओके। बार बार लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एज्यूम कर लेना, लेट द स्ट्रिंग लेंथ बी L, ओके। अब यहां से क्या होगा, देखो L इधर आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 × 2 √3। अब ये √3 यहाँ आ गया, तो इसको रेशनलाइज कर दो, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, L इक्वल टू 60 × 2 कितना होता है, 120 √3/3, यहाँ से कितना हो जाएगा 40। तो L की वैल्यू होगी 40 √3, यानी कि जो ये स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 40 √3, किस में आएगा, मीटर में। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, और यही आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 40 √3 मीटर। देखिए ये चैप्टर ना काफी आसान है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी जब हो पाता है जब आपके जो डाटा दे रखी है इनके हेल्प से आप फिगर एक बार क्रिएट कर लो। जब तक ये चीजें नहीं बनेंगी तब तक आप प्रॉब्लम में फंसे रहोगे कि कैसे टैकल करना है, राइट। एक बार ये इमेज फॉर्मेशन हो गया ना, इमेज फॉर्मेशन अगर करना आ गया आपको, तो इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। इमेज फॉर्मेशन के बाद अगर दो चीज आपने और याद कर रखी है, तो साइन थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू। अगर कहा जाए कि जितने भी एंगल्स आपके चैप्टर मतलब आपके सिलेबस में हैं, सिलेबस में आपका जो एंगल है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही क्लास 10 तक बाउंड किया गया है, राइट। फिर उसके बाद पढ़ते हो क्लास 11 12 में, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है तुम्हें। जुड़े रहो, चलो इसको नोट कर लो, पहले जुड़े रहो भैया, जुड़े रहो, क्वेश्चंस करते जाओ, समझते जाओ, मैथ की दुनिया में आगे बढ़ते जाओ। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफी आसान है। एक बार पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है। अ 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Okay, ठीक है। क्वेश्चन का थीम पहले समझ लेते हैं। सपोज कैसे करना है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझना कैसे करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हमने बना ली, यहाँ पे एज्यूम कर लिया, जिसकी हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर। कितनी मीटर हाइट है इसकी, 30 मीटर। तो ये जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर की है। ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। अब जो एक लड़का है, एक बॉय है, वो उसकी हाइट जो है वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो कोई एक बॉय होगा, ये रहा बॉय, इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास 1.5 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो जब इस पॉइंट पे है, जब वो इस पॉइंट पे है, तो जब ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और है। कुछ देर बाद ये बिल्डिंग की तरफ जब बढ़ रहा था, तो इसकी हाइट तो सेम ही रहेगी, हाइट तो कहीं नहीं जाना, हाइट तो 1.5 मीटर है, तो 1.5 ही मीटर होगा, राइट। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये चेंज हो गया। अब कैसे टैकल करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान समझ लेना। एक ग्राउंड लेवल को अब इस फ्रेम से यहां मान लो, इसकी हाइट के हिसाब से, ओके। अब ये कह रहा है कि पहला 30 डिग्री था और बाद में जब ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा था तब वो 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये जो पॉइंट जब ए पे, मान लो इसको पॉइंट ए पे है और ये मान लो पॉइंट बी पर है और आपको पहुंचना यहां पे पॉइंट सी पे, तो ये बंदा क्या कंडीशन होगा, चलते 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 ज्यादा क्या होगा, बिल्डिंग को टच कर सकता है। ऐसा नहीं थोड़ी बिल्डिंग को तोड़ के अंदर घुस जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हम कभी भी बिल्डिंग का जो सामने से देख रहे हैं तो उसके एक व्यू को ही देख पाते हैं। जैसे फ्रंट व्यू को देखा, उसके पीछे वाले पार्ट आपको नहीं दिखते हैं, इसलिए बिल्डिंग तो ये पूरा है, लेकिन आप बिल्डिंग के इस फ्रंट व्यू को ही आप क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो, इसलिए इसको एज ए रेफरेंस लोगे। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 60 डिग्री, राइट। अब आपके क्वेश्चन में क्या बताया है, क्या पूछा है आपसे कि बताओ कि जो ये यहां से यहां चल रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 to 60 डिग्री हो रहा है, इसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब सपोज इसको आपने मान लिया x मीटर और इसको मान लिया आपने y मीटर, ओके। और हाइट कितनी थी, 30, इसमें से 1.5, देखो यहां से यहां तक तो 1.5 हो गया। जो बच्चे की वो है हाइट है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों, अगर बच्चा नहीं होता, अगर आप यहां से देख रहे होते तो तब तो 30 हो जाता, लेकिन आपने इस पूरे जो हॉरिजॉन्टल लेवल था, जो ग्राउंड लेवल था, इसको आपने शिफ्ट कर दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से। इसको कितने, जैसे ये जो नीचे वाले जो बेस की जो वो थी रेफरेंस था, इसको आपने 1.5 शिफ्ट किया है ऊपर, क्यों, उसके हाइट तक, राइट ना, ऐसा शिफ्ट करना पड़ता है। तो अब आपका जो परपेंडिकुलर होगा जनरली वो यहां से यहां तक की हाइट हो गई, यहां से यहां तक की हाइट हो गई। अब ये कितना है, अब जरा समझते हैं। तो आपको पता है कि ये 30 मीटर था, ठीक, 30 मीटर टोटल हाइट थी किसकी, बिल्डिंग की। उसमें से जो बॉय की हाइट है उसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5। तो यहां पर आएगा डेसिमल 0, 10 में से 5 गया तो 5, यहां कितना बचेगा 9, 9 में से 1 गया तो 8, और यहां पे कितना बचेगा 2, और यहां पे आएगा डेसिमल। क्रॉस चेक कर लेना, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 8 and 1 9 and 1 10 का 0 कैरी 1, 2 and 1 3, यानी कि 28.5 जो है बिल्कुल आपका सही डाटा है। तो यहां से यहां तक की जो हाइट थी वो कितनी हो गई, 28.5। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि ये जो हाइट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लिया, ये फिर परपेंडिकुलर और ये मान लिया पूरा बेस, राइट। तो ये इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 28.5 मीटर। आपने ये जो डिस्टेंस माना है वो कितना माना है, y, तो ये हो गया y, ये कितना हो जाएगा x। तो सपोज आप इसकी नेमिंग दे दो a b c, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। तो इन ट्रायंगल जब आप कंसीडर करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 28.5, बेस कितना है x प्लस वाई या y प्लस एक्स, चॉइस इज योर्स, ठीक है ना, कैसे भी लिख सकते हो। तो अब यहां पे परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंतर्गत आता है,
टेन थीटा के, राइट। तो आपको यहां से आइडिया लग गया कि यहां पे इस ट्रायंगल में हमें क्या अप्लाई करना है, टेन 30 डिग्री। और टेन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 28.5 ओवर बेस कितना है, x प्लस वाई कर दो, राइट। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 1/√3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 28.5 ओवर x प्लस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहे हैं, जब आप ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल ए बी और इस पॉइंट को मान लो डी, ठीक है ना। जब आप ट्रायंगल ए बी डी लोगे तब क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें परपेंडिकुलर तो वही रहना है, बेस क्या हो जाएगा y, बेस क्या हो जाएगा y, और परपेंडिकुलर और बेस आ गया तो कहीं ना कहीं हमें टेन थीटा ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे आप अप्लाई करोगे tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 28.5, तो आपने यहां अप्लाई किया 28.5 ओवर बेस कितना है y। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5 बाई y। तो यहां ये हो जाएगा y, इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 28.5 ओवर √3। ओके, ये y की वैल्यू हो गई, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करना है, हमें जो निकालना है वो x की वैल्यू निकालनी है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो कहीं ना कहीं हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये कितना हो जाएगा x प्लस y की वैल्यू कितनी है 28.5 ओवर √3 इक्वल टू 28.5 √3। जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां से 28.5 √3 माइनस ऑफ 28.5 ओवर √3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके देखिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 3, 28.5 इंटू 3, √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां से कितना बचेगा, -28.5 ओवर √3। तो आपने देखा यहां से अगर आप इसमें से कॉमन ले लो 28.5 तो क्या आएगा यहाँ पे 3 - 1 ओवर √3। तो यहां से कितना हो जाएगा, समझना यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो होगी 28.5, यहां से हो जाएगा 2 ओवर √3। रेशनलाइज कर दो तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2, यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा √3। तो ये क्या है, कट सकता है, बैलेंस करके देखो 8 और 2 कितना होता है 10, 10 प्लस 5 कितना होता है 15, 15 है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल में आ रहा है तो 3 के डिविजिट रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 9 3 जा 27.1 जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा कितना 3 5 जा 15, तो ये आएगा 9.5 इंटू 2 कर लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 to 10 का 0 कैरी 1, 9 to 18 and 1 19। तो यहाँ से आएगा आपका 19 √3 मीटर। किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। यानी कि जो ये 1.5 मीटर जो टॉल लड़का था वो a से b जाने पे जो मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 to 60 हो रहा था तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया, 19 √3 मीटर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चा अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो काफी आसान है, इसको पढ़कर देखो एक बार। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं समझना, ये थीम ये समझाने ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक बिल्डिंग है, राइट। इसने एक बिल्डिंग की हाइट दे दी कि जो बिल्डिंग है वो कितने मीटर का है, 20 मीटर का है। कितने मीटर का है, बिल्डिंग जो है 20 मीटर हाई है, यानी कि बिल्डिंग जो है ये 20 मीटर का है। ओके, बात समझ में आती है। ट्रांसमिशन टावर का मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर एक टावर, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स है, राइट। इसके रूफ पे, इसके छत पे, तो आपने एक टावर बना लिया। ओके, लो इस तरह से एक टावर बना लो और ये टावर जो है इसके ऊपर फिक्स्ड है सपोज, राइट। ये टावर इस पे फिक्स है और कोई बंदा, कोई भी एक पर्सन जो है वो ग्राउंड से देख रहा है। तो ग्राउंड लेवल क्या होगा, जो इसका बॉटम वाला पार्ट है ये वाला ग्राउंड लेवल हो गया। इस पॉइंट से ये दो बातें ऑब्जर्व कर रहा है, क्या, इससे इसके टॉप को यानी कि इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है और इसके बॉटम को यानी कि इसके फुट को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। अब इन दोनों का एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो अलग अलग है। क्या कह रहा है
कि टॉप और बॉटम एंड टॉप का जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो रहा है, एक है 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री। यानी कि जो बॉटम देख रहा है वो कितने का है, 45 डिग्री का है। किसके, टावर के बॉटम को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से, वो कितना है, 45 डिग्री। और जब उसके टॉप को देख रहा है तो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो इतनी हाइट है ना इसको निकालनी है। इसको आपने मान लिया h, क्या मान लिया, h। अगर इसको h माने हो तो मान लो कि कोई सर्टेन डिस्टेंस है इससे, वो कितना है, x है। सर्टेन डिस्टेंस आपने मान लिया x, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड बिल्डिंग be x and height of the tower be y मीटर। ठीक है ना, क्योंकि बिल्डिंग अगर 20 मीटर का है तो हाइट होगा वो भी मीटर में आएगा और ये भी मीटर में आएगा। यूनिट सेम रखनी है आपको। तो अब जरा समझ लीजिए क्या कहते रखा है, ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां पे जो ये बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। तो इस ट्रायंगल के अगर हम बात करें तो ये तो 90 डिग्री एंगल का ट्रायंगल बन गया, ओके। तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे लिए बेस होगा, राइट। अब परपेंडिकुलर बेस किसके लिए किस फॉर्मूले में आता है, किसके आइडेंटिटी में आता है, तो आप बोल सकते हो tan थीटा में आता है, राइट। ये जज कर लेना, मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो आपका sin थीटा और tan थीटा में पूरा गेम है, राइट। ये पूरा कवर हो जाएगा। तो यहां से आपने यहां पे अप्लाई किया tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 ओवर बेस कितना है आपका x। तो यहां से tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ओवर x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 20 मीटर। तो यहां से x की जो वैल्यू आ रही है वो आ गई 20 मीटर। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। तो ये देखो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ही क्लियर किया था कि जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं किसी बिल्डिंग को, किसी भी टावर को, तो हम उसके फ्रंट व्यू को देख पा रहे होते हैं, राइट। तो अब ये जो परपेंडिकुलर है ये यहां तक जाएगा, इसके टॉप तक चला गया, राइट। तो इसका जो टॉप होगा टोटल हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो ये होगा ही होगा। और ये हाइट जो h है ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी हो गई 20 प्लस h, कितना हो गया 20 प्लस h। तो यहां पे परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो क्या अप्लाई होगा tan थीटा। तो आप यहां से अप्लाई करोगे इसको, tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया 20 प्लस h ओवर बेस कितना हो गया x, तो यहां से लोगे x। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस h ओवर, हमें इसी h की तो तलाश है, हाइट ऑफ द टावर, तो उसको एज इट इज रहने दो, उसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। और इसके पहले आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, कितनी आ रही है 20, तो यहां पे कितना हो जाएगा 20। अब इसको इधर भेजो, ये कितना हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस h। अब अगर ये प्लस इधर गए, इधर आगे क्या होगा, RHS से जब LHS में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 20 √3, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20 इक्वल टू h। यहां से 20 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू h। तो यही हाइट जो है वो किसकी है, टावर की हाइट है। लेकिन इसकी यूनिट लिखना ना भूलें, ये जो हाइट है किसमें आएगा, मीटर में, राइट। तो लिखोगे हिंस हाइट ऑफ अ टावर इज कितना हो जाएगा 20 ब्रैकेट ऑफ √3 माइनस 1 मीटर। आंसर मैच कर लें और इसको नोट भी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी आसान है, देखिए क्या कह रहे हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है ना, क्वेश्चन का थीम समझिए, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल होता है कि जिसपे किसी मूर्ति को रखा जाए। सपोज स्टैचू मतलब क्या था, कोई मूर्ति समझ लो। तो मान लो कि एक पेडिस्टल आपने ऐसे बना लिया, या तो इसको इस फॉर्म में बना लो, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई स्टैचू रखी हुई है, राइट। तो स्टैचू बना लेते हैं। चलो थोड़ा सा फील करना, ड्राइंग मेरी बहुत ही अच्छी नहीं है,
बट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सपोज इस तरह से कुछ स्टैच्यू है यहाँ पे, राइट 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 राइट, इनकी मुंडी बना दो, यहीं के हाथ वाथ बना दो, मतलब इस तरह की कुछ कहानी है, राइट, समझ गया ना। ये कोई ना कोई एक स्टैच्यू रखा हुआ है जिसकी हाइट दे रखी है, कितनी हाइट दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, और आपको इस पेडिस्टल की हाइट बतानी है। इसको आपने h मान लिया, ठीक है, और ग्राउंड लेवल से इसकी एक लेवल ले लो, यहां से ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट, ग्राउंड लेवल को हॉरिजॉन्टल लेवल बोल दो। इस हॉरिजॉन्टल लेवल से आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, टॉप ऑफ द स्टैचू। तो इसके टॉप को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, और ये रहा पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप जहां पे उसको रखा गया, स्टैचू को जहां पे रखा गया, जैसे मान लो कि पेडिस्टल है और ये मान लो हमारा स्टैचू है, इसके ऊपर रखा गया, राइट। तो पेडिस्टल की जो हाइट है यहां से ये आपको मेजर करनी है, और इसके टॉप को देख रहे हो तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है उसी सेम पॉइंट से वो कितना हो रहा है, 45 डिग्री। क्या बोला है यहाँ पे, सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। ये पेडिस्टल हो गया, इसके टॉप को देखने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, 45 डिग्री है, ओके। यहां पे इनका डिस्टेंस नहीं पता था, हमने डिस्टेंस को मान लिया x, फिर आप ये स्टेटमेंट आप खुद लिख लेंगे, राइट। लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल बी h मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पेडिस्टल बी x मीटर, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर की तरह है और ये बेस की तरह है, ये किसके अंतर्गत आता है, tan थीटा। ये जो हाइट है ना ये परपेंडिकुलर हो गई, राइट, और ये क्या हो गया, बेस। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। और परपेंडिकुलर और बेस जो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में किस आइडेंटिटी की हेल्प से होता है, tan थीटा की हेल्प से होता है। तो आप यहां पे अप्लाई करोगे tan ऑफ 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि h ओवर x। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल टू h ओवर x। तो यहां से कितना हो जाएगा, x इक्वल टू h, x इक्वल टू h। ये आपका यहां पे आ गया कि जो हाइट, जो ये मतलब हाइट ऑफ द पेडिस्टल है वो इस डिस्टेंस के बराबर है, पहला इक्वेशन से, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, लेकिन हमें h की वैल्यू चाहिए। ए भी वेरिएबल पता नहीं चल रहा है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है, 8 मीटर है, कुछ पता नहीं चल रहा ना। तो इसके लिए आपको इसको भी अब क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया था कि जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके एक फ्रंट व्यू को देख रहे होते हैं, राइट। जब इसके फ्रंट व्यू को देखोगे तो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, h प्लस 1.6। तो जो टोटल हाइट है वो कितनी हो जाएगी, h डैश मान लो, वो कितनी हो जाएगी, h प्लस 1.6, हाइट ऑफ द पेडिस्टल प्लस हाइट ऑफ द स्टैच्यू, ओके। ये टोटल हाइट हो गई। बेस तो वही रहना है x, राइट। तो यहां पे भी क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। तो यहां पे tan कितना है, एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री का। तो यहां से हम अप्लाई करोगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये कितना हो जाएगा, x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h प्लस 1.6 ओवर x। तो इस x को इधर भेज दो तो यहां पे हो जाएगा x, ओके। अब हमें क्या चाहिए था, h चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, h। अब h को क्या करोगे, इस x को s से रिप्लेस कर दो। मतलब अगर इस x को h से रिप्लेस कर दोगे तो तुम्हारा हर जगह क्या दिखेगा, h मतलब हाइट दिखेगा, हाइट ऑफ पेडिस्टल, और वही हमें कैलकुलेट करना था। तो यहां पे हम लिख सकते हैं √3, x की जगह पे क्या लिखोगे, h इक्वल टू h प्लस 1.6। अब क्या होगा जब समझना, इस h से इधर मतलब इस h को इधर सेपरेट कर दो, कितना हो जाएगा, √3 माइनस, चलो पूरा समझा देता हूं नहीं तो फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। ये तो सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, h कॉमन ले सकते हो। h कॉमन लेते हैं, यहां पे क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। यहां से क्या बचेगा, h इक्वल टू 1.6 ओवर √3 माइनस 1। यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता है, बहुत सारे बच्चे यहां पे इसको छोड़ देते हैं आंसर को, राइट। ऐसा नहीं करना है। अगर यहां पे रेशनल नंबर आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है तो उसको रेशनलाइज कर लो, राइट। इस रेशनलाइज करते ही आपका जो आंसर है हो जाएगा, जो आपके बुक्स में दे रखा है उससे मैच कर जाएगा। यहां पे छोड़ोगे आंसर मैच नहीं करेगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 ओवर √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 ओवर √3 प्लस 1। मैंने इसके प्रीवियस में आपको क्लियर किया था कि इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट। अगर यहां माइनस है तो इसको प्लस ले लो, अगर यहां प्लस होता है तो इसका माइनस से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट और डिवाइड करना होता है, तो उसको बोलते हैं कंजुगेट फॉर्म, राइट। अब यहां से क्या आएगा,
यहां से आएगा आपका 1.6 ब्रैकेट ऑफ √3 + 1 और यहां से हो जाएगा a - b इंटू a + b जो कि होता है a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ जो h की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.6 ब्रैकेट ऑफ √3 + 1 और यहाँ से हो जाएगा 2। जब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ से कट पिट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.8, कितना आएगा 0.8 ब्रैकेट ऑफ √3 + 1 मीटर। यही है हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रल कि जो ये पेडिस्ट्रल की हाइट है वो कितनी आएगी, ये आएगी 0.8 ब्रैकेट ऑफ √3 + 1 मीटर, राइट। इतनी इसकी हाइट है, नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। चलो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफी आसान है। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन देखो काफी आसान है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसको समझना। सपोज यहां पे एक बिल्डिंग है और यहां पे एक टावर है, राइट। ये रहा हमारा टावर, यहां पे फ्लैग लगा दो या रेड लाइट लगा दो, राइट। ये टावर इस तरह से बाइंडिंग कर दो इसकी, ठीक है। और इन दोनों, हाँ ये रहा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जिसकी हमें हाइट नहीं पता तो इसको हम मान लेंगे h। और हमें पता है कि जो टावर है वो कितने का है 50 मीटर का है। ये जो टावर है वो कितने मीटर का है 50 मीटर का है। तो यहां तो समझ में आ गया कि दो चीज है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अब ये क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब बिल्डिंग के टॉप को अगर हम देखें कहां से, इस टावर के फुट से, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का है 30 डिग्री का। यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। आगे कह रहा है कि अगर बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हो, ये टावर के टॉप को देखते हो, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो कितने का हो रहा है 60 डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आप इसको रिलेट कर देना, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर बी x मीटर, राइट। ये दोनों आप मेंशन करके तभी क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको ये रिलेट करना पड़ेगा। तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप खुद लिख लेंगे, बड़े बच्चे हैं आप, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। इसको हमने माना दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो x मीटर है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो h मीटर है। ओके, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर होगा और यहां पे ये बेस होगा इस ट्रायंगल के लिए, और इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, राइट। तो अब कैसे बढ़ना आगे समझते हैं। अगर तुम इसको सपोज करते हो तो यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर बेस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें tan थीटा की तरफ पे बाउंड कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे tan ऑफ 30 डिग्री। तो आपने यहाँ पे लिखा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h ओवर बेस कितना है x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो यहां से हो जाएगा h ओवर x, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे h इंटू √3 जो कि होगा x इक्वल टू √3h, राइट, √3h। चलो नेक्स्ट, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है और बेस है, तो इसके लिए भी क्या लगेगा tan 60। तो यहाँ पे लगाएंगे tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो कितना है 50 मीटर, बेस कितना है x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 ओवर x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x इक्वल टू 50 ओवर √3, ये हमारा x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन सेकंड। लेकिन हमें क्या x की इनके बीच की डिस्टेंस हुई ना निकालनी है, हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या निकालना है h, तो इस h में इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है तुम्हारे पास 50 ओवर √3 और यहां से क्या है √3h, इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 50 ओवर √3 और ये इधर प्रोडक्ट में है, तो जब वो RHS टू LHS शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट इधर क्या होता है डिवाइड होता है, तो ये कितना हो जाएगा √3 इक्वल टू h। तो यहां से कितना हो जाएगा 50 बन जाएगा
51 जा 50 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू √3, कितना हो जाएगा 3, राइट। √3 इंटू √3 जो होता है वो 3 के बराबर होता है। तो यहाँ जो हाइट आ गया वो इतना मीटर आ गया, राइट। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, यहाँ से हो जाएगा 16 होल 2/3 मीटर, राइट। 16 होल 2/3 मीटर, ये किसकी हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 poles of equal height are standing opposite each other and either sides of the road। ओके ठीक है, इसको समझते हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं। 2 पोल है, एक मान लो ये पोल है और एक ये दूसरी पोल है। इन दोनों का क्या है, इक्वल हाइट, मतलब अगर ये भी h मीटर का है तो ये भी h मीटर का है, और इन दोनों के बीच से क्या जा रही है, एक रोड जा रही है। एक क्या जा रहा है, रोड जा रहा है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो बिल्कुल स्ट्रेट से, एक रोड जा रहा है इन दोनों पोल के बीच से एक रोड जा रहा है। अब देखो ये रोड दिख रही है तुम्हें, जिस तरफ से इधर रोड आ रही है वैसे अंदर भी होगी रोड, राइट। इसके ऊपर क्या चलती है, गाड़ियां चलती हैं, लोग चलते हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। तो जो रोड की चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर है। वो हमारा 80 मीटर चौड़ी रोड है, जिसके दोनों साइड्स क्या लगे हुए हैं, लाइट्स, मत मान लो कि पोल्स लगे हुए हैं, जैसे नहीं होता है स्ट्रीट लाइट्स लगे रहते हैं, उसे इमेजिन कर लो एज यू विश। बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड। ओके, इस रोड में कहीं एक कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हमने मान लिया Q, कोई एक पॉइंट Q होगा। वहां पे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, इस पॉइंट्स को, इस रोड पे कोई पॉइंट Q है, अगर हम इसके टॉप को देखते हैं तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 60 डिग्री का होगा, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 30 डिग्री का होगा। ओके, अब क्या कहता है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, h मान लिया हमने, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल्स। ओके, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ओके, तो मान लो कि यहां से जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, राइट। जब यहां से डिस्टेंस x हो जाएगा तो ये बचा हुआ, टोटल लेंथ कितनी थी, 80 थी, तो 80 माइनस x ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। अब यहां से आपको डिस्टेंस बताना है कि इस पोल से इस पॉइंट की कितनी दूरी है, और इस पोल के फुट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, राइट। चलिए, होप सो आपको थीम समझ में आ गया क्वेश्चन का। अब ये काफी आसान है, यहां पे परपेंडिकुलर ये होगा और ये होगा, राइट। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि tan थीटा की तरफ ले जा रहा है हमें, ये भी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये भी किसकी तरफ ले जा रहा है, tan थीटा की तरफ हमें ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो tan थीटा का अप्लाई करो। तो अगर हम पहले ट्रायंगल में बात करें, इसमें अगर हम tan थीटा लगाएं तो कितना होगा, देख समझना, ये होगा tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h ओवर बेस x। आप ये सारी चीजें अपने से लेट जरूर करना, लेट द हाइट ऑफ द पोल्स बी h मीटर एंड अ सर्टेन पॉइंट Q, द डिस्टेंस बिटवीन अ फर्स्ट पोल बी x मीटर एंड फ्रॉम अनदर पोल इज 80 माइनस x मीटर। ये आपको रिलेट कर लेना है। ओके, आगे फिर आप सॉल्व करेंगे। तो tan 60 की जो वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं √3 होती है, राइट। तो यहां पर आप लिखोगे √3, जरूर याद कर लो भैया, मैं बार बार कह रहा हूं, याद नहीं करोगे बार बार परेशान रहोगे, राइट। इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा √3x इक्वल टू h। ये हमारा जो होगा वो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, 30 डिग्री है। ओके, तो यहां से अप्लाई करोगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h ओवर 80 माइनस x। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ओवर √3 इक्वल टू h ओवर 80 माइनस x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x ओवर √3 इक्वल टू h। अब देखो यहां पे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हाइट ऑफ द पोल जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये भी h की डाटा है और ये भी h का डाटा है, ये दोनों डाटा आपस में क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन में आपको क्या है, क्लियर किया हुआ है। तो इन दोनों डाटा को हम इक्वेट कर सकते हैं। आफ्टर इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बी गेट, इन दोनों को इक्वेट करने पे आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को h की वैल्यू को इक्वेट करो, यहां से हो जाएगा √3x इक्वल टू 80 माइनस x ओवर √3 इस √3 को अगर इधर आप ट्रांसपोज करोगे, भेजोगे, तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और यहां से कितना हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा 80 माइनस x, इस x को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल टू 80, यहां से हो जाएगा 4x इक्वल टू 80, और यहां से हो जाएगा x इक्वल टू
80/4, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0, 20 हो गया। तो ये 20 किस में आएगा? मीटर। तो ये x की वैल्यू क्या थी कि ये मान लो कि आपने पोल 1 माना है, राइट, ये P1 मान लिया पोल 1 और ये मान लिया पोल 2। तो इस पोल 1 से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? x, यानी कि 20 मीटर। ये कितनी की दूरी पर है? 20 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? 60 डिग्री। और ये पोल 2 से जो इस पॉइंट की दूरी है q, ये कितना हो जाएगा? 80 - 20 कितना आ जाएगा? 60 मीटर। होप्स आपको ये क्लियर होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट q जो है पोल 1 के रेफरेंस में कितने मीटर की दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर। पॉइंट Q जो है पोल 2 के रेफरेंस में कितना है? 80 - 20 कितना है? 60 मीटर की डिस्टेंस दूरी पर है। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपको पहले क्या कहा था? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इस 20 की वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो, या इस 20 की वैल्यू उठाओ इस इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू पुट करोगे 20, तो 20/√3, 20/√3 क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल कितना हो जाएगा? h इक्वल टू हो जाएगा 20/√3। कब? जब आप इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर रहे हो। अगर कोई किसी बच्चे ने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी होगी तो क्या उसका आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो कैसे, यहां पुट करो कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 80 - 20 कितना हो जाएगा? 60/√3। फिर इसको रेशनलाइज करो, 60/√3 इंटू नीचे कितना हो जाएगा? 3। इसको बैलेंस करो तो कितना हो जाएगा? 20/√3 आंसर आएगा। इसमें पुट करने के बाद आपको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, तो जरूर कर लेना। चलो मैं करके दिखा देता हूं भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 20/√3 इक्वल टू h। तो यहां से कितना हो जाएगा? 60/√3। यहां से क्या करना पड़ेगा? आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहां से हो जाएगा 60/3/3, 3 से बैलेंस करो कितना हो जाएगा? 20। तो जो h की वैल्यू है वो कितनी होगी? 20/3। अगर आप इक्वेशन सेकंड में भी पुट करते हो तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 20/3। और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हो कितना आंसर आएगा? 20/3। तो अपना आंसर जरूर मैच कर लो, ठीक है ना। तो दोनों चीजें हमारी निकल चुकी हैं कि पोल 1 से उस पॉइंट की जो दूरी है वो 20 मीटर है, पोल 2 से वो 60 मीटर की दूरी पर है, और जो हाइट ऑफ द पोल है वो कितना है? 20/3 मीटर। यूनिट लिखना ना भूलें। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। काफी आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, ओके। कैनाल, मान लो कि एक कैनाल है, यहां पे इस मान लो कि इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करो ना, जैसे कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो एक कैनाल का एक पॉइंट है, यहां पॉइंट है, राइट। इसके ऊपर क्या है? एक टावर है। क्या है? हमारे पास एक टावर है, ओके। वो भी कैसा टावर? टीवी टावर। चलो भैया, टीवी टावर बन गया। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अनदर बैंक, जैसे कैनाल होता है वो कैसे होता है? नहर समझ लो। एक बांध यहां होती है, एक बांध यहां होती है, बीच में क्या होता है? पानी फ्लो कर रहा होता है। तो एक बांध पे क्या है? हमारा टीवी टावर है, और दूसरे पॉइंट पे, दूसरा अनदर बैंक पे जो बोल रहा है, इससे आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से इनके बीच में क्या बह रही है? इसके बीच में नहर बह रही है, पानी बह रहा है, राइट। अगर हम इसके टॉप को ऑब्जर्व करते हैं, टावर को, तो कितने का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का। तो मान लो कि ये जो है ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मान लो x। ये क्या है? यही जो है वो कैनाल की विड्थ है, कि कैनाल कितनी चौड़ी है। आए कह रहा है, ठीक है। यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, ओके। बोला कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर। ठीक है। अब कह रहा है कि इस पॉइंट से ये लाइन ज्वाइन इसको करते हुए इससे 20 मीटर अबे, तो मान लो कि कोई दूसरा अनदर पॉइंट है जो इस पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। फिर क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, हाइट ऑफ द टावर निकालनी, तो आपने इसको क्या मान लिया? h मान लिया, ठीक है। और इसके टॉप को अगर हम 20 मीटर अबे देखते हैं इस पॉइंट से, तो यहां पे जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह कुछ कहानी में क्वेश्चन की जो थीम है, ठीक है। इसमें दो चीज आपको कैलकुलेट करनी है, एक तो कैनाल की विड्थ और दूसरा हाइट ऑफ द टावर। अब बढ़ते हैं। ये यहां पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है? परपेंडिकुलर बेस किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? कहीं ना कहीं हमें tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आप अप्लाई कर लीजिए
tan ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3x इक्वल टू h। ये हमारा यहां से इक्वेशन फर्स्ट आ गया। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या रिलेट करना है, लेट द हाइट ऑफ द टीवी टावर बी h मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू, क्या बोल सकते हैं उसको, बैंक, ठीक है ना, या विड्थ ऑफ द कैनाल बी x मीटर। जो आपको लिखना आप लिख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस ट्रायंगल के हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, इस ट्रायंगल के हेल्प से हमें ये निकल गया, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो क्या बनेगा जरा समझना। यहां पे भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो बेस कितना हो जाएगा, x + 20 होगा इस बार, और हाइट तो सेम ही रहनी है। तो यहां पे हो जाएगा tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस कितना हो जाएगा, x + 20, x + 20। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आप इसको यहां मेंशन कर लो, 1/√3 इक्वल टू h ओवर x + 20। इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, x + 20 ओवर √3 इक्वल टू h। ये इक्वेशन सेकेंड। ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दो एक साथ तो क्या हो जाएगा, आफ्टर इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये स्टेटमेंट जरूर लिख लें। तो यहां से क्या मिलेगा, √3x इक्वल टू, यहां से कितना बच जाएगा, x + 20 ओवर √3। इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू x + 20। इसको इधर भेजोगे कितना हो जाएगा, 3x - x कितना होता है, 3x - x करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 20। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। x की वैल्यू कितनी होगी, 10 मीटर। यानी कि जो कैनाल की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। अब कह रहा है कि हाइट भी निकालो। चलो हाइट कैसे निकालोगे, इसमें पुट कर दो। तो इसमें जो हाइट ऑफ द टीवी टावर होगा वो कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ठीक है, नोट कर लो, या यहां से ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर हाइट ऑफ द टीवी टावर, हाइट ऑफ द टीवी टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। यानी लिखो देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनाल इज, विड्थ कितना आ रहा है, 10 मीटर। यह आपका आंसर है। एक बार एनसीईआरटी से आंसर ही मैच कर लें और आंसर सही है तो नोट भी कर लें। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है भैया, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, समझते हैं इसकी थीम को, समझते हैं। एक बिल्डिंग बना लिया, ये लो बिल्डिंग बना लिया, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना लिया जाए, ये लीजिए। इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। इसकी हाइट है 7 मीटर। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, अब टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ओके, तो एक टावर ही बनानी है, तो टावर ही बना लीजिए। एक केबल टावर है, ये लो, एक केबल टावर हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे रेड ऐसा चीज लगा दो। चलो अभी क्या कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। कहां से, इसके टॉप को देखा जा रहा है, इसके टॉप से। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बढ़ा दो थोड़ा सा, राइट। ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अच्छा, तो यहां पे 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाओगे, तो देखो ये जो ग्राउंड लेवल का बेस है इसी को आपको यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इन दोनों के बीच की भी लेंथ होगी, क्योंकि ये दोनों जो बिल्डिंग्स के जो रेफरेंस है ये दोनों आपस में पैरेलली तो हैं। ये वाला साइड और ये वाला साइड हमेशा क्या है, पैरेलल रहता है। हमेशा क्या रहता है, पैरेलल रहता है, जिसके कारण इनके बीच की जो भी डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होगी। तो आपको क्या करना है, इस लाइन को यहां शिफ्ट कर दिया। तो यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। यहां तक हम समझ चुके हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कहां से बनेगा, तो इसी को एज ए रेफरेंस लेके बनेगा। ठीक है, तो आपने देखा था कि ऊपर की तरफ देखना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है और नीचे की तरफ देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, जो आपको इसमें इंट्रोडक्शन जब दिया था शुरू में समझाया गया था। अब उस क्वेश्चन, उस कंसेप्ट का अप्लाई इस क्वेश्चन में होगा। देखो कैसे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री।
तो टावर की फुट तो ये है, यानी कि हम ऊपर से कहां देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। ऊपर से कहां देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। इसको ज्वाइन कर देंगे, राइट। तो ऊपर से नीचे की तरफ किस, देखो ये जो लाइन है ना, लाइन इसके रेफरेंस में देख रहे हैं, तो एंगल यहां से मेजर करोगे। एंगल कहां से मेजर करोगे, यहां से। तो ये कितने का है, 45 डिग्री का है, 45 डिग्री है। फिर डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट नहीं पता, हमने h मान लिया, इसकी हाइट पता है वो 7 मीटर है, ठीक है। अब जरा समझना, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ओके। तो ये एंगल और ये एंगल, ये जो लाइन होगा वो ट्रांसपोज हो, क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या करेगा, इसको जब डिवाइड कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इस एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। अगर तुम इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप को देखो तभी एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है और इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ओके। अब जरा समझना, अब हमें नहीं पता कि किसी दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो हमने इसको मान लिया x, और इसको तो ये भी क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट x हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट क्या चिपकाओगे, लेट द हाइट ऑफ अ केबल टावर बी h मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन अ बिल्डिंग एंड टावर बी x मीटर। ये दोनों लिखने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये दोनों आपको मैंने पहले बताया था कि ये हमेशा किस पे होते हैं, 90 डिग्री पर है। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस क्या फील दे रहा है, tan थीटा। क्या फील दे रहा है, tan थीटा। तो यहां पे लगाओ tan ऑफ 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि कितना है 7, बेस कितना है x। tan 45 कितना होता है 1 इक्वल टू 7/x। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि बिल्डिंग और टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7 मीटर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज 7 की है, ठीक है, तो हम यहां पे आ गए, तो ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो हाइट है ना, टोटल हाइट जो आपने h मानी है, इसके दो पार्टीशन करने पड़ेंगे। क्या, देखो यहां से यहां तक तो बिल्डिंग का हाइट 7 है, तो ये भी 7 मीटर होगा, होगा या नहीं होगा, ये 7 मीटर का, तो इतना डिस्टेंस तो 7 मीटर कवर हो रहा है। अब यहां जो डिस्टेंस है इसको आप मान लो h डैश। तो जो हमारे h जो आपने एज्यूम किया था, लेट द हाइट ऑफ अ केबल टावर बी h, तो वो क्या है, वो कुछ नहीं, वो है h डैश प्लस 7। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में ये h डैश जो है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर, एक मिनट वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। तो यहां पे कौन सा अप्लाई करोगे आप, tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस हमेशा हमें क्या देता है, tan थीटा देता है। तो यहां पे आप लगाओगे tan ऑफ 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना निकला है, h डैश ओवर बेस कितना है, x। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहां से हो जाएगा √3 इक्वल टू h डैश ओवर x। x की वैल्यू आपको कितना है, 7, तो इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा √3 x इक्वल टू h डैश, और x की वैल्यू है 7, तो हो जाएगा 7√3 इक्वल टू h डैश। तो क्या हाइट ऑफ द टावर आ गया, क्या नहीं आया, अभी नहीं आया है। क्यों, क्योंकि आपको ये दोनों डाटा क्या करनी है, ऐड करनी है। तो हाइट ऑफ द टावर होगा h इक्वल टू h डैश प्लस 7। तो h डैश की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 7√3 प्लस 7, ठीक है। तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 7 कॉमन ले लो, तो यहां से हो जाएगा √3 प्लस 1, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये जो केबल टावर था उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 ब्रैकेट ऑफ √3 प्लस 1 मीटर। नोट कर लीजिए, ये आंसर है आपका। चलिए बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और 13 क्वेश्चन काफी आसान है। क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ओके, चलिए इसको समझते हैं, थीम क्या कह रहा है। ये लाइट हाउस है जो किसमें है, समुद्र में है, फ्रॉम अ सी लेवल। ये सी लेवल हो गया, समुद्र के किनारे लगा हुआ है कहीं, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो मान लो कि समुद्र में कहीं दो शिप चल रही है, तो ये शिप बना लो बाबा रे बाबा, ये लो, ये शिप है एक और ये दूसरी शिप है, ठीक है, ये चल रही है समुद्र के अंदर। तो बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसको आप क्या करोगे, एक लेवल लोगे, ये हो गया ग्राउंड लेवल, राइट। अब इस ग्राउंड लेवल के रेफरेंस में क्या लेना पड़ता है, एक और आप यहां पे एक रेफरेंस ले लो, ओके। इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा इस शिप को देखने के लिए, और इस शिप को देखने के लिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, ठीक है।
तो पहला कितना है 30 डिग्री, यानी कि इस शिप को देखने के लिए जो एंगल है वो लग रहा है 30 डिग्री ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ पे जो ये पूरा एंगल है वो कितने का है 45 डिग्री का। तो इस तरह की कुछ फ्रेम बनेगी आपकी, ये रहा शिप, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन, तो सही है, एक शिप ये रहा, एक शिप ये रहा, शिप नंबर 1 शिप नंबर 2 एक दूसरे के पीछे है जस्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, राइट, कि कितनी दूरी पर है। तो सपोज आपने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, इसको क्या मान लिया y। तो अब ये 30 डिग्री का है, तो आपने देखा कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये ग्राउंड लेवल और ये लेवल जो है पैरेलल है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, राइट, और यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन बन चुका है, आपको अगर फ्रेम समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ ये इमेज क्रिएट करना आपको अगर आ गया और उसमें साइन और टेन ये सब की वैल्यू याद है तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो कैसे, तो आप इसको रिलेट करोगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स बी x मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम लाइट हाउस टू अ फर्स्ट शिप बी y मीटर, ये आपको एज्यूम करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो यहां पे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan ऑफ कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 75 और बेस कितना है y। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 75 बाई y, तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू 75 मीटर। तो ये y की वैल्यू हो गई y इक्वल टू 75 मीटर। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल के अंदर में, यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात करें इस ट्रायंगल के अंदर में, तो यहां पे जो tan कितने डिग्री का है, tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर तो 75 का ही रहना है, तो परपेंडिकुलर हो गया 75 ओवर बेस, बेस कितना हो जाएगा y प्लस एक्स, तो यहां से हो जाएगा y प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर अंडर रूट 3, तो यहां से हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3 इक्वल टू 75 ओवर y प्लस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x प्लस वाई लिख लो, y प्लस एक्स लिख लो, दोनों एक ही चीज है, इक्वल टू 75 अंडर रूट 3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो x को रहने दो, x में कोई छेड़खानी नहीं करने की जरूरत है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो x प्लस यहां से इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप y की वैल्यू उठाते हो तो यहाँ पे कितना है 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 इक्वल टू 75 अंडर रूट 3, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस 75, तो यहाँ से हो जाएगा x 75 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो यही x की वैल्यू है, मतलब इन दोनों सीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 75 ब्रैकेट ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, इतना इसकी क्या है, दोनों के बीच का गैप है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of the 88.2 meter from the ground। ओके, तो कह रहा है कि बैलून जो है वो हवा के दबाव से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, उसकी जो हाइट है कहां से, ग्राउंड से, वो कितनी है 88.2 मीटर। ओके, जो गर्ल है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर, ये गर्ल की हाइट हो गई, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। काफी आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे। अब बोला है किसी गर्ल्स ने वो ऑब्जर्व किया है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ समय बाद कितना हो रहा है 30 डिग्री का हो रहा है, तो बैलून कितना शिफ्ट हुआ इसको बताना है। तो मान लो कि बैलून इस पॉइंट पे था और इस पॉइंट पे आ गया, तो इसकी डिस्टेंस मान लो यहां से x और इसकी डिस्टेंस मान लो y।
ओके तो जो रिजल्टेंट हाइट है उसमें से क्या करेगा, ये जो ग्राउंड लेवल का रेफरेंस है अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो जो हाइट है गर्ल की उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जो यहां से यहां तक की जो हाइट है, यहां से यहां तक की जो हाइट है ये क्या होगा, ये होगा 88.2 माइनस कितना हो जाएगा 1.2 यानी कि 0 और यहां से हो जाएगा 7 87। तो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी हो गई 87 मीटर। कितना हो गया 87 मीटर। अब जरा समझना, अभी क्या कह रहा है कि जो बैलून था वो एट अ टाइम यहां है और दूसरे टाइम पे बैलून यहां पे है, तो इनका जो एंगल ऑफ, दोनों सेम ही लाइन पे है, यहां से मैच कर लो, ठीक है। तो ये जो है पहले पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यहां पे जो है वो है 60 डिग्री इसके लिए, और इसके लिए कितने पे है, इसके लिए है 30 डिग्री पर। इसके लिए कितने पे है 30 डिग्री पर, इसी पॉइंट से कितने पे है 30 डिग्री पर है। जस्ट अ मिनट। तो चलिए, तो यहां जरा समझते हैं, अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करोगे, अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हो तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, और यहां पे बेस कितना है x, और जो आपका एंगल है वो कितने का है 60 डिग्री का, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 87 मीटर का, राइट। तो यहां से आप क्या कैसे ऑब्जर्व करोगे जरा समझना। यहां से ऑब्जर्व करने के लिए आप लिख सकते हो पहला tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है 87, परपेंडिकुलर हो गया 87, बेस कितना है x, तो हो जाएगा x, राइट। और आपको पता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो आप यहां पे अप्लाई करोगे √3 = 87/x, तो यहां से क्या हो जाएगा x = 87/√3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है tan 60, तो यहां से अप्लाई करो tan 60 डिग्री, गलत, tan 30 डिग्री, tan 60 गलत तो आ गया। अब अगर अब कौन सा ट्रायंगल लेना आपको, अब आपको ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा ये वाला ट्रायंगल, राइट। अब बेस कितना हो जाएगा x + y, और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी है 87 मीटर, राइट। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर 87 ओवर बेस कितना है x + y। आपको निकालना क्या था कि बैलून यहां से यहां आने, मतलब आपको कहीं ना कहीं y की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ किसी वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू, जिससे पता चल जाएगा कि बैलून जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर रहा है 60 डिग्री टू 30 डिग्री तो कितना शिफ्ट हो रहा है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा चेंज हो रहा है 60 टू 30। तो यहां पे आपको पता है कि tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो यहां से अप्लाई करोगे 1/√3 = 87/x + y। इसको इधर रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा x + y = 87/3। आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू इस पे रिप्लेस कर दो, तो यहां पे कितना आ जाएगा 87/√3 प्लस y = 87/√3। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87/√3 माइनस 87/√3। इसके नीचे कितना हो जाएगा 1 एलसीएम। अब इसको सॉल्व करो, तो यहां से हो जाएगा y = एलसीएम कितना ले लिया आपने √3, तो यहां से कितना हो जाएगा 87 × 3 और यहां पे कितना आएगा -87, तो y = कितना हो जाएगा 87 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 3 - 1 ओवर √3, तो यहाँ से बचेगा y = 87 × 2 ओवर √3। इसको रेशनलाइज कर दो √3 ओवर √3 से, तो हो जाएगा y = 87 × 2 √3/3। 3 से बैलेंस कर दो, ये हो जाएगा 29, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 × 2 कितना होता है 58/3 मीटर, 58/3 मीटर, सॉरी। ये हो जाएगा 29 × 2 कितना होता है 9 × 18 8 कैरी 1 2 × 4 and 1 5 58/3 मीटर। ओके, यही y है। y क्या माना था हमने कि वो डिस्टेंस जो इन दो, ये जब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा जो चेंज हो रहा है 60 टू 30, तो जो वैल्यून है वो शिफ्ट कितना कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है 58/3 मीटर। नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है। लो भैया, जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसा करते जाओ। एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ओके, तो मतलब इस स्ट्रेट हाईवे के बगल में कोई टावर खड़ा है, ठीक है ना, रोड पे नहीं है, बगल में है कहीं, ठीक है ना, उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है।
अ मैन स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, एक इंसान है जो यहाँ पे है, खड़ा है बिल्कुल टॉप ऑफ द टावर पे। फिर क्या कह रहा है, ऑब्जर्व अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका मतलब इस लाइन को हमें कहाँ, इसके पास शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। ये एक इमेजिनरी लाइन शिफ्ट करेंगे और यहां पे एक कार आ रही है, राइट, ये कार आ रही है। तो इसने देखा कि ये कार किस एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है, ये कार को इसने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कितने डिग्री पे, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का। कितना है ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देखा इसने कार को कि किधर मूव कर रही है, टावर की तरफ मूव कर रही है। इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि इसकी स्पीड होगी x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड। फिर बोला कि आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद, 6 मतलब यहां से, जैसे यहां से इसने ऑब्जर्व किया, इस पॉइंट पर रीच करने में इसको सपोज टाइम लग गया 6 सेकेंड, तो ये कार अब यहां पे पहुंच चुकी है। ठीक है, ड्राइंग तो मेरी बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना भैया, तो हंसना मत, बट फील करना क्वेश्चन में थीम क्या कह रहा है, राइट। हाँ, ये देखो कार यहां तक आ चुकी है। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बढ़ के 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री। अब जब ये कार देख रहा है तो ये 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। फाइंड द टाइम टेकन टू द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट से ये जो फुट है इसका, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने मान लिया t लगेगा। कितना लगेगा, 30 सेकंड मान लो। चलो अभी आगे ऑब्जर्व करते हैं, तो पहले एंगल्स बना लिया जाए। तो अगर ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का, और ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। ओके, अब आगे बढ़ समझना क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने क्या क्या एज्यूम किया है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड of a car be x मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर कार इस स्पीड से चल रही है, इसको पॉइंट मान लो A, इसको पॉइंट मान लो B और इसको मान लो पॉइंट C, तो A से B आने में इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारी जो कार मूव कर रही थी वो x किलोमीटर पर सेकेंड से चल रही थी, x मीटर पर सेकेंड से चल रहा था स्पीड। तो इस स्पीड से ये 6 सेकेंड तक मूव करता है। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। यानी कि A से B की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 6x मीटर। ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या हो गई, मीटर में हो गई, 6x मीटर। ओके, स्पीड तो वही रहना है, टाइम में तो t, हमें टाइम तो नहीं पता है कि ये B से C आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम वो कंज्यूम करेगा। इसी बात को तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो B और C की लेंथ है, तो BC डिस्टेंस कवर करने क्या करना पड़ेगा, स्पीड इनटू डिस्टेंस। स्पीड इनटू डिस्टेंस, नो, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो स्पीड क्या है इसकी, x मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या माना है आपने, t। तो यहां से यहां तक आने में उसको xt मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, xt। अब यार समझना, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, हाइट दे रखी है क्या, नहीं दे रखा हाइट, कोई बात नहीं, तो हाइट को मान लो h। ठीक है ना, हाइट नहीं दे रखा तो h मान लेंगे हम। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, इन ट्रायंगल, इसको मान लो P, इन ट्रायंगल PCB, क्या होगा, यहां से हो जाएगा tan 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, h ओवर xt। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो हो जाएगा √3, यहां से हो जाएगा x इंटू टी इक्वल टू एच, x इंटू टी इक्वल टू एच। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन। यहां पे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा जरा समझना। यहां पे होगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, h, परपेंडिकुलर कितना है, h ओवर बेस क्या है, xt, ये xt तो है ही, प्लस ये डिस्टेंस कितना है, 6x। तो यहां से हो जाएगा 6x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 ओवर √3 इक्वल टू h ओवर xt प्लस 6x।
यहाँ से क्या रिप्लेस कर दोगे, यहाँ से हो जाएगा xt प्लस ऑफ 6x ओवर √3 और h की वैल्यू कितनी है, यहाँ से इसको रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा √3xt, ये h की वैल्यू हो गई, राइट। इस √3 को उधर भेजो तो यहाँ से क्या बचेगा xt प्लस 6x इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3xt, तो xt को उधर भेज दो तो यहाँ से हो जाएगा 6x इक्वल टू 3xt माइनस ऑफ xt, यहाँ से हो जाएगा 6x इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा 2xt। अब यहाँ से क्या करोगे 6x ओवर 2x इक्वल टू t, x बैलेंस हो जाएगा 2 1 2, 2 से 3, तो जो t की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3 सेकेंड। t क्या था, टाइम था। ये बता रहा है कि इस B से C को अगर आप रीच करते हो, अगर कार उसी यूनिफॉर्म स्पीड से रीच करती है तो यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा 3 सेकेंड। नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करना है जो कि काफी आसान है। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ओके ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक टावर है, लो भैया टावर बन गया, ये रहा बहुत ही खूबसूरत सा टावर, ये रही इस पर रेड लाइट और ये रहा हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहां से हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव्ड। अच्छा प्रूव करना है, इसमें जो टावर की जो हाइट है वो कितनी है 6 मीटर। ये आपको प्रूफ करना है कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है 6 मीटर। आपने 2 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। सपोज आपने ले लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहां से जब इसके टॉप को देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ नीचे से देखते हैं ना एंगल ऑफ एलिवेशन में, तो नीचे से देखोगे तो यहां से जब इसके टॉप को देखोगे और यहां से जब इसके टॉप को देखोगे, राइट, तो ये दोनों क्या होना चाहिए कंप्लीमेंट्री। तो अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है कि सम ऑफ एनी 2 एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर आपने इसको थीटा माना तो ये कितना हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इसी एंगल्स को बोलते हैं, दोनों एंगल को सम करने पे कितना आ रहा है 90, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया तो 90 बचा, यानी कि वो कंप्लीमेंट्री है। तो ये बोला है कि जो 4 मीटर इसकी जो दूरी है यहां से यहां तक वो कितनी है 4 मीटर, और ये जो पॉइंट बी की दूरी है वो कितनी है 9 मीटर। होप सब क्वेश्चन क्लियर होगा। सपोज आपने इसको रिलेट कर दिया, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ओके। दूसरा यहां पे लिखोगे tan 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब यहां पे कमाल की बात है, आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के बराबर। तो यहां से आप लिखोगे cot थीटा, ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इक्वल टू h/9। अब एक और आइडेंटिटी होती है कि अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे आप, कि अगर आप tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट जो होता है वो कितना होता है 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकंड करने पर आपको क्या मिलेगा 1, तो इनकी वैल्यू पुट करो। tan थीटा की वैल्यू कितनी है h/4, cot थीटा की वैल्यू कितनी है h/9, तो हो जाएगा h/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो h इंटू एच कितना हो जाएगा h², 4 9 जा 36 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा h² इक्वल टू 36, यहाँ से हो जाएगा h इक्वल टू √36, तो यहां से हो जाएगा +/6। तो ये क्या है, ये लेंथ ही तो है, हाइट जो है लेंथ होती है, तो क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा 6 मीटर, और आपको क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से आपका जो एनसीईआरटी का पार्ट है, ये वाला पार्ट ये कवर होता है। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे के वीडियोस बहुत जल्दी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आपको और किसी टॉपिक पर चाहिए, RS अग्रवाल से, एनसीईआरटी से तो कवर चल ही रहा है, RD शर्मा से चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें अपने सजेशंस को, ताकि हम आप तक आपकी वीडियोस बहुत जल्द पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।